ही मेरा सच्चा साईं तू है, मैं तेरा बंदा तू ही मेरा मौला साईं, तू ही मेरा मौला साईं, साईं तू ही मेरा सच्चा साईं तू है, मैं तेरा बंदा तू ही मेरा मौला साईं, तू ही मेरा मौला साईं। नक्श है तेरा कायम कायम, नक्श ख्याली हूँ मैं, नक्श है तेरा कायम कायम, नक्श ख्याली तू है, नक्श ख्याली हूँ मैं, तू ही राज़िक़ तू ही मालिक, तेरा सवाली हूँ मैं साईं, तू ही मेरा सच्चा साईं तू है, मैं तेरा बंदा तू ही मेरा मौला साईं, तू ही मेरा मौला साईं। अल्लाह 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 ज़ाहिर है एक मंजर में तू, हर पस मंजर में तू, ज़ाहिर है एक मंजर में, हर पस मंजर में तू, मस्जिद में तू, मंदिर में तू, जीवन सागर में तू साईं, तू ही मेरा सच्चा साईं तू है, मैं तेरा बंदा तू ही मेरा मौला साईं, तू ही मेरा मौला साईं। अल्लाह क्या बात है भाई, क्या बात है आपकी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू कैसे हैं आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। सुबह सुबह इतनी तवानाई से भरे हुए, बस क्या बात है आपकी। आपको देख के तवानाई आ जाती है, आज बल्कि क्या- आपको सुन के। मुझे सुन के अभी तो मैं चुप बैठा हुआ था, मुझे एनर्जी मिल गई है। और शो कोई से पहले आप आए ना। अच्छा एक्सरसाइज तो नहीं करके आया आज? एक्सरसाइजेस तो होती रहती हैं, होती ये भी रहती एक एक्सरसाइज है। एग्जैक्टली ये मशीन का दौर है, हम आजकल ऐसे ही कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। वैसे वाकई ये मशीन का दौर है। मशीन ने इंसान के लिए बहुत सारी आसानियाँ और सहूलतें पैदा की हैं। हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हमारा सुबह से शाम तक जो वास्ता पड़ता है वो मशीन से ही पड़ता है, कंप्यूटर से ही वास्ता पड़ता है। कभी हम मोबाइल को देख रहे होते हैं, जैसे अभी हमारा और आपका जो राब्ता है वो एक टीवी के ज़रिए हो रहा है। बाहर जाना होगा हमने कहीं, तो हम बिल्कुल पैदल चलना मुनासिब नहीं समझेंगे, हम गाड़ी में बैठेंगे, मोटरसाइकिल पे जाएंगे या साइकिल पे जाएंगे। साइकिल तो फिर एक साइकिलिंग, उसको आजकल ख़ास तौर पे साइकिल को चलाया जाता है इस वजह से कि कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाएगी। हमें जब कभी ये बैठ के सोचे ना कि हम नेचर से कितना दूर जा चुके हैं, तो वो बड़ा एक हमें एहसास होता है उस चीज़ का कि हम बहुत इस मशीन के चक्कर में, इस कंप्यूटर के सफ़र में हम इतना सफ़र तय करके आ गए हैं कि जो हमारा जो एक असल था, जो एक हकीकत थी, उसका हमने ज़िंदगी से एक सफ़ा ही फाड़ के अलग कर दिया। जैसे कि मुझे नहीं याद कि दरख्त के नीचे बैठे हुए मुझे कितने दिन हो गए होंगे। कभी हमने अपने लिए वक्त निकाल के हमने चांद को नहीं देखा होगा, उसको भी देखे हुए कई दिन गुजर जाते हैं। हमने कभी नंगी घास पे हम नहीं चले होंगे, हम नंगे पाँव घास पे नहीं चले होंगे सुबह सुबह। कभी ज़मीन को हमने जो है वो इस तरह हाथ लगा के नहीं देखा होगा, हमने कभी किसी परिंदे को हाथ में पकड़ के नहीं देखा होगा, हमने उसके दिल की धड़कन जो है वो महसूस नहीं की होगी। हम हर चीज़ जो है, हर चीज़ हमने अपनी आसानी के लिए और बहाना वक्त पे डाल दिया कि नहीं वक्त नहीं मिलता। और हालांकि हम सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल की किसी एक एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के लिए अपने रोज़ के 24 घंटों के 3-4 घंटे गुजार देते हैं। और कुछ लोग तो ये भी मैंने सुना, वो कहते हैं भी क्या करना है ये सारा कुछ करके, एक्सरसाइज करके।
क्या करना है, ये भाग दौड़ करके मर तो फिर भी जाना है। अरे अगर प्रायोरिटीज़ की बात की जाए ना तो सिर्फ हम अपनी प्रायोरिटीज़ को देख लें कि ये प्रायोरिटीज़ हमारी हैं क्या। अगर कोई हमें आज बोल दे कि किसी सी साइट पे जाके आपको वीडियो अपलोड करनी है, देखना कितने व्यूज़ मिलते हैं, हाँ। हम चले जाएंगे। जी हाँ, अगर लाइक्स मिलते हैं वो इस चीज़ से तो फ़ौरन सारे काम करना शुरू कर दें हम लोग। खैर जनाब, आज हम एक्सरसाइज के हवाले से बात करेंगे कि जो फिटनेस है ये कितनी ज़रूरी है, सेहत जो है हमारी वो कितनी ज़रूरी है, इस हवाले से कि हम इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं और अपनी इसी रूटीन की ज़िंदगी में से किस तरह वक्त निकाल सकते हैं कि जिससे हमें फ़ायदा भी हो और एक इंटरेस्ट रहे कि हमारा हम खुद दिल से जो है ये सारे एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगा और उसके फ़ौरन बाद में ब्रेक पे जाऊंगा, वापस आएंगे तो मेहमानों से बात करेंगे। तारुफ में सबसे पहले जो है मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मुबश्शिरा, योगा एक्सपर्ट हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, ज़बरदस्त। ग्रेट, ओके। और योगा के बारे में अगर तारुफ हो रहा हो और हमारे जिन मेहमान का मैं तारुफ करवाने वाला हूँ अगर ये ना हो तो मेरा ख्याल है कि वो पैनल ही अधूरा सा रहता है। योगी वजाहत हमारे साथ हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हम जाते हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान है। ग्रेट। ब्रेक का मंत्रा इस्तेमाल कर लूँ एक? जी बिल्कुल। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं आपकी नज़र। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं अच्छी सेहत के हवाले से। हमारे साथ डॉक्टर मुबश्शिरा हैं और योगी वजाहत आज मौजूद हैं। अच्छा मुबश्शिरा साहिबा, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। मुझे ये बताइए, जैसे कहते हैं कि जो स्ट्रेस और डिप्रेशन होता है ये भी एक एनर्जी होती है और इस एनर्जी को निकालने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो रोज़ाना तकरीबन कितना वक्त एक्सरसाइज करना वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है? लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप 45 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यू करें, ठीक है। डिपेंड्स कि कौन सी एक्सरसाइज आप कौन से वक्त पे करें और अगर आपके कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं तो उसके रिलेटेड अगर आप एक्सरसाइज को फॉलो करें तो इट्स अ वेरी मच प्लस पॉइंट, यानी इसमें आपने ऐड इन कर लिया ना। जहाँ तक अगर सिर्फ स्ट्रेस की एनर्जी को आपने जिक्र किया तो वो आ जाता है क्लेंजिंग पर, यानी आपने अच्छी यानी ऑक्सीजन लेवल पर अगर आप अपने आप को ब्रीथिंग प्रोसेस में ले जाते हैं, यानी लंबी सांस लेना जो हर किसी को पता है बहुत ज़्यादा धीरे से, उसमें ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर की भी एक्सरसाइजेस हैं जो अक्सर हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि जो भी हमारे घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो वो अक्सर मेडिकल इश्यूज़ के भी रिलेटेड अफेक्ट रहती है उनकी लाइफस्टाइल। तो सिर्फ योगा अगर आप सर्टन उसमें, क्योंकि योगा की तकरीबन 12 to 14 फॉर्म्स हैं, यानी 12 से 14 फॉर्म्स हैं। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फॉर्म अपनाया है अपनी जिस्म के मुताबिक, अपनी एनर्जी के मुताबिक, अपनी हेल्थ के रिलेटेड कोई भी मेडिकल इश्यूज़ है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एज फैक्टर ना। योगा में कोई लिमिट नहीं होती एज की, बट आप जो एक्सरसाइजेस बचपन से करते हुए अपनी टीन्स में आए तो वो एक होती है कि आपने अपनी बॉडी को मोल्ड कौन सी पोजीशन पे किया है। फिर इसके साथ न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक छोटी सी चीज़ लेकर आई हूँ, बहुत ही मुफीद है। जैसे अक्सर हम कहते हैं कि आप क्ले यानी चिकनी मिट्टी के बर्तन में पानी पिया करें, तो ये कॉपर का है। और कॉपर में यूजुअली हम योगा में कहा जाता है कि अगर आप ओवरनाइट सिर्फ पानी डाल के छोड़ दें और मॉर्निंग के अंदर आप यही पानी पिएं तो वो आपको क्लेंजिंग मोड पे ले जाता है। तो यह हर जगह अवेलेबल है और बहुत इनएक्सपेंसिव है, 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ में मिल जाता है। तो अगर आपने अपने आप को जैसे स्ट्रेस रिलेटेड एक्सरसाइजेज है बट उसके साथ साथ पानी का मकदार और कौन सा पानी पीना चाहिए, जिसे अल्कलाइन कहते हैं, यानी बॉडी पीएच लेवल को बैलेंस आउट करना ना। अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि जब सीज़न चेंज होता है तो अक्सर गर्मियों में हम लोग बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही विंटर
विंटर आता है यानी थोड़ा सा ठंडा मौसम हुआ बिल्कुल तो उसमें पानी आपने उसकी मिकदार कम कर दी। जी हाँ, गर्मी सर्दी ये एक बहुत मेजर इशू है, पानी ना पीना उतनी मिकदार जितना हमें चाहिए होता है। अच्छा वजाहत भाई, आप क्या कहते हैं कि कितना वक्त जो है वो हमें एक्सरसाइज को देना चाहिए? और एक चीज़ और, योगा के हवाले से बात हो रही है माशाल्लाह, तो वर्जिश के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में एक ये कॉन्सेप्ट आता है जहन में कि जब तक पसीना ना बहे तब तक जो एक्सरसाइज नहीं होती है और उसी का ही फ़ायदा होता है। और योगा की जो आप जिस तरह के ये मुद्रास जो योगा में आते हैं, इसमें तो बिल्कुल भी पसीना नहीं आता है, तो क्या इस एक्सरसाइज का भी कोई फ़ायदा होता है? ज़रा तो प्लीज़ थोड़ा सा। हाँ, पहले तो मैं माशाल्लाह तारीफ़ करूँगा कि बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहबा ने बताई और बड़ी। अच्छा, मैंने कहा कि तारीफ़ करूँगा, बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। कैसे? वो मैंने कहा नहीं है, अच्छा। वो आपके जहन में था तो चलो कहना चाह रहे थे आप वैसे। बिल्कुल जी, मैं ये कह रहा हूँ। दरअसल चंद ही लोग हैं जिन्होंने योगा को मैंने तो इंट्रोड्यूस किया, लेकिन योगा जिनकी वजह से मुस्तहकम हुआ उनमें से एक डॉक्टर मुबश्शिरा है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये इन्होंने जो फॉर्म्स की बात कर रही हैं मुख्तलिफ अंदाज की, उनमें से जो बेहतरीन एक तरीक़ाकार है और वो यूरोप में आम है, उसको पाकिस्तान लाने वाली ये हैं और बहुत सारी चीज़ों में। देखिए, योगा की जब आप बात करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि पहले तो ये तय कर लें कि जो वर्जिश आप करते हैं वो करते क्यों हैं। उम्मन देखा गया कि जब बीमार हो गया हूँ तो अब घी छोड़ दिया मैंने आजकल। शक्कर मैं इसलिए नहीं खाता कि डायबिटीज़ हो चुकी है हमारे यहाँ किसी को। दही मैं इसलिए खा रहा हूँ कि पेट ख़राब है, जोड़ों का दर्द हो गया। पहली बात तो ये कि जहन में रखें, एक्सरसाइज का ताल्लुक इससे नहीं बनता कि आपको तकलीफ हो गई तो तकलीफ से निकालना है। एक्सरसाइज है आपको तकलीफ में ना जाने देना, आप बीमारी ना हो। तो ये लाइफ स्टाइल है आपका। अब ये कितनी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा मानता हूँ, आमतौर पे 1 घंटे की एक्सरसाइज होती है, हमारी क्लासेज 1 घंटे की होती हैं। मैं कहता हूँ अगर आप डेली घर पे करना चाहें तो आप 15 मिनट से आधा घंटा लगा लें और जो आपसे होती हैं जो एक्सरसाइज वो कर लिया करें नॉर्मल हालत में। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं यार मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो 45 मिनट तक जाएँ कि आप और थोड़ा सा बढ़ाएँ। लेकिन आप चाहते हैं कि आगे भी आप बेहतर रहें तो 1 घंटे पे आ जाएँ, 1 घंटा डेली कर लें। हम उमूमन हफ्ते में 3 कराते हैं, यानी आप ये कह लीजिए 1 दिन ब्रेक, 1 दिन हम योगा कराते हैं, जो इंटरनेशनल उसूल है। बट योगा खुद ऐसा नहीं करता, वो एक लाइफ स्टाइल है जो सुबह से शाम तक ही होता है। हम सुबह उठते हैं, जल्दी उठते हैं। आज आपने परिंदों की बात की, मेरा सबसे पहला विजिट जो होता है अपने परिंदों पे होता है। सुबह उठा, उनके दाना को चेक किया, एक में पानी कम था वो पानी लिया, और इससे पहले कि मैं शेव करता उनका पानी पहले मैंने ट्रांसफ़र किया, उसके बाद मैंने शेव किए। तो सुबह मैंने परिंदों को देख के ही आया हूँ। उनकी आवाज़ सुनना, उनकी आवाज़ सुबह के वक्त उठना, इट्स ऑल्सो एक योगिक वैल्यू है। इसके नेचर के साथ बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी है ये। योग देखो, योग जो है नाम ही कनेक्टिविटी का है, टुगेदर, ज्वाइन, ठीक है जी। मिलना, मिलाप, किसका मिलाप? आपकी बॉडी का आपके माइंड से, सोल से मिलाप, और अल्टीमेटली जब आप बिल्कुल मिल जाते हैं खुद, तो फिर आपका उससे मिलाप जो आपका है। बिल्कुल सही। अच्छा जाद भाई, ब्रेक की तरफ हमें एक बढ़ना है, मगर उसके बाद आके हम बात ये करेंगे, जैसे एक आजकल जो कल्चर एक बन चुका है, बड़ा अजीब सा है कि ट्रेडमिल पड़ी हुई है, घर ले गया है हम लोग, जितनी भी मशीन वगैरह है वो एक्सरसाइज की भी हैं, अगर वो फिटनेस की हमने वो घर पे ला के रख दी हैं और उन पे कपड़े सुखाए जा रहे हैं। कपड़े जल्दी सूख जाते हैं उस पर, तो मतलब सेहत जो है उस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हम इतने आराम पसंद क्यों हो गए कि हम योगा के लिए भी वो, मेरा ख्याल है घर पे ही हम DVD ला के जो है ना वो देख रहे होते हैं। वो इतनी बिक्री होती है तो इसका मतलब है घर पे ही देखते होंगे हम लोग। ज़रा इस पर भी बात करते हैं आगे के जो बेहतरीन तरीक़ाकार क्या है एक्सरसाइज का। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और अच्छी सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं अपने मेहमानों से। डॉक्टर मुबश्शिरा हमारे साथ हैं, योगी वजाहत हमारे साथ हैं। अच्छा मुबश्शिरा साहिबा, ये बताइए कि एक्सरसाइज करने के लिए, जैसे योगा के लिए घर में ही एक्सरसाइज करना बेहतर है, या इसके लिए प्रॉपर एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए, या बाहर जाके, या कैसे आप बेहतर समझते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस में हैं
कि स्पेशली अगर लेडीज़ के हवाले से बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा लिमिट हो जाती है कि सर्टन आप ग्राउंड्स में नहीं जा सकती हैं, आप आराम से अपनी जैसे एटमॉस्फेयर, जैसे दरख्त हैं, पहाड़ हैं, पानी है, हर चीज़ का एक व्यू होता है, एक एनर्जी लेवल होता है। तो हम लोग एज ए लेडीज़ बहुत ज़्यादा लिमिट होती हैं। कराची में तो चलें अक्सर हो जाता है, बट अगर कराची से बाहर कुछ सबर्बन एरियाज़ देखा जाए, यानी पहाड़ी इलाके में, तो चले वॉक भी बहुत ही एक बड़ी मेडिटेशन मैं कहूँ, एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। बट सर्टेन टाइप ऑफ एक्सरसाइज आई वुड से कि बहुत पर्टिकुलरली होती है कि अगर आप घर में हैं, जो आपकी रिसोर्सेज आपको दी जाए, तो आप घर में एक हद तक लिमिट हो जाते हैं, क्योंकि कोई आपको चेक एंड बैलेंस नहीं कर रहा है, कोई आपको सही तरीके से गाइड नहीं कर रहा। आपने वीडियोस देख ली, बुक्स पढ़ ली, सो एंड सो बुक्स पढ़ ली, बट ये सब कनेक्ट होता है आपकी एनर्जी लेवल से, कि आपकी एनर्जी और जितने यानी आपकी बॉडी में ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से एनर्जी को पेनिट्रेट करते हैं, यानी जस्ट करते हैं और एक्सहेल करते हैं, यानी जो भी टॉक्सिक्स लेवल है जिसको हमें अपने जिस्म से खारिज करना है, तो वो इस तरीके से आपको मतलब एक्सरसाइज फॉर्म में करना चाहिए ना। सिर्फ और सिर्फ योगा के हवाले से ठीक है, योगा करना चाहिए 15 to 20 मिनट्स, अच्छा खासा आपका एक स्वेट भी होता है, बट डिपेंड करता है कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं। जैसे अगर आप सन सैल्यूटेशन कर रहे हैं या अगर आप सर्टन टाइप की एक्सरसाइज करें यानी वेट लॉस के हवाले से, तो आपको 15 to 20 मिनट्स इज़ इनफ ना। उसी का फॉर्म आया है पिलाटीज, जो एक रशियन आई वुड से कि एक आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की एक्सरसाइज लेके, इज बीइंग अ डॉक्टर, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया पिलाटीज। वही चीज़ें योगा के आसन से, बट थोड़ा सा फास्टर वे में। तीसरा है कि एरियल योगा, जिसे हम कहते हैं कि रस्सियों पे तो नहीं, सिल्क होता है, एक सर्टन मटेरियल होता है उसके, और उसको आप जैसे कहते हैं झूले, हमारे यहाँ दरख्तों पे झूले लगा देते हैं, उसी पे एक्सरसाइजेज है। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जो मेरे लिहाज से आई वुड से कि जाहिर बात है इस आई वुड से कि फील्ड में ऑलमोस्ट 30 to 35 ईयर्स तो मुझे हो गए, बट जो पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज बिल्कुल जाहिर बात है बिल्कुल आई वुड से कि वज़न लूज़ करने के लिए अगर कोई भी करना चाहते हैं तो एरियल योगा यानी सिल्क योगा इज़ द बेस्ट, क्योंकि 15 to 20 मिनट्स में आपको यू बर्न अबाउट मतलब 300 to 400 कैलोरीज जो स्विमिंग में होती है। तो वो ये एक्सरसाइज अगर आप करें तो 300 to 400 कैलोरीज विद इन 15 to 20 मिनट्स, यानी 15 से 20 मिनट में आप बर्न कर सकते हैं। अच्छा जाहिद भाई, जैसे कि उन्होंने बताया कि वेट लॉस के वो योगा वेट लॉस किया जा सकता है योगा के ज़रिए, और इस तरह की डिप्रेशन स्ट्रेस की बात हम शुरू में कर रहे थे। डेफिनेटली आजकल हम ज़्यादातर देखते हैं जो लोगों को मसाइल हैं वो घुटनों की दर्द पे, शोल्डर फ्रीज हैं, वो ख़वातीन के हमारे जितने बुज़ुर्ग हैं उनके चला नहीं जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा मसला देख लिया कि जनाब कि आज इधर वो ख़त्म हो गया, वो लाभ जो होता है घुटनों का। ओके, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है और इसका क्या योगा हेल्प करता है? क्योंकि उनसे तो चला ही नहीं जाता बेचारे, वो कैसे एक्सरसाइज करें? कोई ज़रा थोड़ा सा इस बारे में गाइड कीजिए। कुछ आपके सवाल थे जो आपने पहले किए, उसके भी जवाब देते हुए आगे बढ़ता हूँ। एक तो ये कि आपने बात की थी मशीनों की, तो बिल्कुल जी मशीनों की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्सरसाइज के लिए बंदे की ज़रूरत पड़ती है। ये तो मसला ये है, किसी को एक्सरसाइज की बात करो तो जोगर खरीदने चला जाता है, हाँ। उसके लिए पैर ज़रूरी हैं, ठीक है, आप चलें वॉक करें, तो ये तो ट्रेडमिल वाली बात है, और आपने सही कहा था उस पर कपड़े सूखते हैं। दूसरी बात ये कि एक्सरसाइज दो तरह की आप समझ लीजिए, एक वो है जिसमें आप बॉडी बनाते हैं, पावर लाते हैं, स्ट्रेंथ बिल्डिंग होती है, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, और एक है जिसमें बॉडी को आप फ्लेक्सिबल करते हैं। योगा को अगर आप देखें तो योगा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपको मजबूत करता है, यानी आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी बट आपके मसल्स मजबूत होंगे, ऐसा नहीं कि उसे फ्लेक्सिबल करता है। ये बेहतरीन एक्सरसाइज है। आपने बात की जोड़ों के दर्द की, इसमें कोई शक नहीं है कि आजकल उसकी वजह यह है कि हमारी ग़िज़ा में कैल्शियम किलर की तादाद बढ़ चुकी है। हम ऐसी चीज़ें, ऐसे मशरूबात ले रहे हैं जो कैल्शियम किलर हैं, और दूसरी बात हमने दूध का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल, जहाँ से सोर्स थोड़े में कैल्शियम मिल भी जाता था, सिंगाड़े हैं, खाने पीने में वो चीज़ें नहीं ले रहे जो कैल्शियम हमें प्रोवाइड करती थी। मेरे ख्याल 10 साल हो गए होंगे मुझे। 10 साल हो गए, तो 10 साल में कैल्शियम कहाँ आया फिर आप? कैल्शियम दूध से भी मिल जाता है। दूध से मिला था, कौन सा वाला? इसमें मसला है ना, फ्रेश दूध, जो फ्रेश दूध होता है उसकी बात हम कर रहे हैं। अच्छा। डिब्बे वाले दूध की बात नहीं कर रहे, उसमें प्रिजर्वेटर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। प्रिजर्वेटर खुद एक केमिकल है ना। दूध थैली में लाएं, घर पे लाने के बाद थोड़ी देर के बाद वो खराब हो जाता था, आज आप रखते हैं 3 महीने की, उस पर डेट पड़ी होती है।
तो कुछ तो आप सोचेंगे कि 3 महीने उसको कौन सी चीज़ प्रिजर्व कर रही है। फ्रेश, जितनी नेचर के करीब रहेंगे, बिल्कुल सही बात की इसने कि हमारे जो एक्सरसाइज का जो रुझान है ना, वो ये है कि नहीं जी करना तो 1 घंटे करना है। अरे भाई 15 मिनट से शुरू तो करो। और जो बात आप जोड़ों की कर रहे हैं, देखिए उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ माजरत के साथ, अब हम हो गए काहिल। वजन पहले भी मसला होता होगा चंद लोगों का, आज तो ये कि चंद लोग फिट हैं, बाकी सबका मसला है। तो चलें तो सही। ना चलने से ये वाहिद मशीन है इंसानी जिस्म, जिसको जब इस्तेमाल करते हैं तो ये बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है, रेस्ट पे नहीं करता। जो जोड़ों के दर्द जो बढ़ रहे हैं उसकी वजह उन लोगों की मूवमेंट नहीं है। योगा एक्सरसाइज का फ़ायदा ये है कि आप एक सर्टेन जगह पे खड़े हो जाएं। आप अपने कमरे में, बिल्कुल सही कह रही थी कि जी हमारे माशरे में उस तरह हम शायद दरख्तों के नीचे पार्क में जाके नहीं बैठ सकते। अब तो खैर आदमी भी नहीं बैठ सकते, मोबाइल छिन जाता है। तो वो भी बेचारा आते वक्त तो ये रखते हैं मोबाइल है, हाँ ठीक है, मोबाइल है ठीक है। इस तरह के माहौल में क्या आदमी मेडिटेशन करेगा कि जब उठे तो उसके जूते भी चोरी हो चुके हों। तो ऐसे में मेडिटेशन नहीं होती। घर में कर लें, चैन से कर लें। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि शहरों में ज़रूर घरों में होता है, लेकिन जब शहरों से बाहर हम जाते हैं, मैं थर में जाता हूँ, मैं वहाँ पे आराम से बाहर दरख्तों के नीचे बैठ के करता हूँ। पंजाब जाता हूँ, जब इस्लामाबाद वगैरह जाता हूँ तो मैं 51 ट्रैक पे चला जाता हूँ, वहाँ पे योगा करता हूँ। कुछ सहूलतें हैं। एक्सरसाइज ज़रूर करें। जोड़ों का दर्द, इसमें कोई शक नहीं है कि एक्सरसाइज से जाएगा, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ योगा आपको उस जगह पे नहीं जाने देगा जहाँ आप बीमार होंगे। सही है। अच्छा मुजाहिद भाई, आप एक्सरसाइजेस वगैरह कुछ बताएंगे हमें? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा वक्त ज़रा बिल्कुल मैं वक्फे के पे जाते हैं ज़रा। एक्सरसाइजेस जो है ना वो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, हम आएंगे तो मुजाहिद साहब जो है वो एक्सरसाइज बताएंगे किस तरह हम हमें अपनी रूटीन में ये आसान सी एक्सरसाइज शामिल करेंगे और इन बीमारियों से, इन अमराज से जान छुड़ा सकें। कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। जी जनाब, तो हम वापस आ चुके हैं वक्फे से, और जैसा कि हमने वक्फे से पहले बताया था कि कुछ आसान सी कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह कि मतलब क्या हो सकती हैं जिससे हमारे जो नाजरीन हैं वो फ़ायदा उठा सकें, ख़ास तौर पे जो घुटनों के, जोड़ों के, हड्डियों वगैरह के दर्द में मुब्तला है और एक्सरसाइज नहीं कर सकते। पहली बात तो ये कि आसान एक्सरसाइज कौन सी होती है? आसान जैसे एक्सरसाइज बहुत आसान, हमें भी मजा आता है। लोग हमारे पास योगा ही तो है जिसकी आसान एक्सरसाइज, ऐसे करने वो भी एक्सरसाइज होती है। नहीं, योगा बिल्कुल आसान नहीं है, वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये आम आदमी की एक लफ्ज़ है एक्सरसाइज, एक लफ्ज़ है एक्सरसाइज। मैं एक्सरसाइज बताता हूँ, आसान एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा। मामला ये है कि मेरे लिए तो ये बहुत आसान है कि मैं इसको पकड़ के यहाँ ले आऊँ। आप इसको उठा लें तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना? सो इसमें मत जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जो एक्सरसाइज की बात की और जो मुझे कहा है कि मैं बताऊं, वो बैठ के होगी। कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जिनके लिए आपको खड़ा होना पड़ता है। फिलहाल मैं वो नहीं बता रहा क्योंकि वो पूरा एक रूटीन है। कुछ के लिए आपको पालती मार के बैठना पड़ता है आराम से। कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जैसे जोड़ों का दर्द है तो उसके लिए कुछ थोड़ी सी एहतियात ये रखनी है कि फौरी तौर पे आप इस पर प्रेशर ना डालें जब तक कि आपको आगे ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है। कैल्शियम की कमी है, और अगर आपके अंदर विटामिन डी कम है, कैल्शियम कम है और आपने वॉक शुरू कर दी तो फिर जो जॉइंट घिस रहे हैं उनको आप रिपेयर नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि आप फर्ज कीजिए नी की प्रॉब्लम है तो अगर आप सोफे पे बैठ जाएं, इस तरह कुर्सी पे बैठ जाएं और अपने पैर को सीधा करते रहें, मोड़ते रहें। ये बहुत लाइट एक्सरसाइज है जिसको हम स्ट्रेचिंग कह सकते हैं, ठीक है? लेकिन इसी को आप पकड़ के अगर करेंगे तो ये हमारे योग की एक्सरसाइज बन रही है। बट मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ सिंपल एक्सरसाइज करें, इसीलिए मैंने कहा लाइट। आपने कहा ना आसान एक्सरसाइज, ये आसान एक्सरसाइज चल रही है, लेकिन अगर आप इसको यहाँ मोड़ लें तो हाफ बटरफ्लाई हो जाएगा। ओके, आप ये भी कर सकते हैं, फुल बटरफ्लाई ना करें। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा और कुछ बात मेरी साथी ने भी की है। देखिए, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको वो उसी दम में जाएं कि आप ज़मीन पे बैठ के, मैं मजाक में कहता हूँ इट्स कॉल्ड चोचलाइजेशन, कि ये होगा तो मैं ये करूँगा। चोचलाइजेशन पे नहीं, चोचलों पे नहीं जाना है। I use new word, चोचलाइजेशन, है ना? ठीक है, ये मैंने खुद नहीं बनाया है। तो चोचलाइजेशन पे ना जाएं। सही है। आप अपने घर में जहाँ बैठे हुए टीवी देख रहे हैं यूँ करके आप सिर्फ एक पैर यहाँ रख के इसको दबाना शुरू कर दें। देखिए, ये एनर्जी प्रोड्यूस कर। बटरफ्लाई का फ़ायदा ये है कि वो लोग जो जिनको बिल्कुल ही दिल टूट गया है, थके हुए हैं, एनर्जी नहीं है, उनमें एनर्जी आएगी। लेकिन आपको जॉइंट्स को करना है। मैं साथी असल में बताएंगे ज़्यादा बेहतर मुझसे, बट मैं ये कहूँगा कि अगर आप ये करें
कि पूरे हफ्ते में एक दिन आप ये तय कर लें कि सर से लेकर पैर तक जितने आपके जॉइंट्स हैं ना उनको हिलाना है। ओके। नेक को हिला लीजिए, नेक की कई एक्सरसाइज हैं, वो ये माशाल्लाह नेक की एक्सरसाइज ये करके जी दिखा देंगे। मुबशरा साहिबा। अच्छा, जहाँ तक जोड़ों की बात आई, अक्सर ये लेडीज़ में बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं कंपैरेटिव टू द मेल। यानी आदमियों का जो मेन इशू है वो वज़न का, जो हम देखते हैं, यानी बाइक पे जा रहे हैं तो काफ़ी टमी वगैरह बाहर निकली हुई होती है, तो उनके लिए भी ब्रीदिंग की बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं कि अगर कोई भी और कोई भी हैबिट्स में है जैसे पान सिगरेट और इस किस्म की, तो उसकी भी एक्सरसाइजेज है ना। जहाँ तक घुटनों का सवाल है, जैसे वजाहत ने बताया कि लेग एक्सटेंशन कर लें तो सही है, बट स्पेशली जो लेडीज़ को इश्यूज होते हैं, मोर इम्पॉर्टेंट ये कि अगर आपकी लेग्स पे यानी पूरी लेग्स में मास नहीं है, यानी ये काफ का एरिया बहुत ज़्यादा कम है, जो अक्सर 50 प्लस से 60 प्लस तक ख़वातीन का ये मेन इशू होता है। क्योंकि अगर आपका मास इधर नहीं है या इधर नहीं है तो आपकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। होता क्या है कि विटामिन D3 का होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। अब अगर आपने लुब्रिकेशन पैदा करने है ताकि आपका फ्लूइड रन करें, सिंपल इज़ दिस कि आपने दोनों पैरों को स्ट्रेट करके सिर्फ ये फ्लेक्स करना है, ठीक है। यानी ये आपने पटीला से लेके कॉर्डिसेप्स से लेके, यानी ये मसल के नाम में ले रही हूँ, सिर्फ पटीला को आपने ऐसे एक्सटेंड करना है। और सिंपल है कि आपने थोड़ा सा एनर्जी वाइज, यानी उसमें हमने हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं, तो कोई भी अगर आपने एनर्जी पॉइंट को स्टिमुलेट किया, होता क्या है, स्टिमुलेशन का मतलब होता है कोई भी पॉइंट है, जैसे आपके ये पूरे हाथ में मेरिडियन या रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स होते हैं, अगर उस कुछ पॉइंट्स को अगर आप प्रेस करें तो बहुत ज़्यादा रिलीफ होता है। इसी तरीके से हमारे जिस्म के अंदर 7 एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। तो योगा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप पेट के पॉइंट को, यानी एब्डोमेन जहाँ पे नाफ का एरिया होता है, उससे ब्रीदिंग करें और सिंपली इज़ कि आप अपने टो को टच करें, तो इस एनर्जी पॉइंट को प्रेस होने के साथ पूरी एनर्जी लेवल, यानी ब्लड सर्कुलेशन जो होती है, खून की रवानगी, वो पूरे जिस्म तक जाती है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच मुबशरा साहिबा, थैंक यू सो मच मुजाहिद भाई। हमने काफ़ी मुफीद बातें जानी अपने मेहमानों से। इस वक्त एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और मेहमान मौजूद होंगे, एक अलग मौजू पे हम बात कर रहे होंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम सेहत के हवाले से, अच्छी सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमने हर्बल ट्रीटमेंट के बारे में बात करना है कि हर्बल ट्रीटमेंट के ज़रिए हम अपनी सेहत को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। और सेहत के हवाले से ख़ास तौर पे हम अपनी जो जल्दी सेहत है, अपनी जल्द के बारे में जो लोग फ़िक्रमंद रहते हैं, आज उनके लिए हम हर्बल ट्रीटमेंट से कुछ रहनुमाई जो है वो हासिल करेंगे अपने मेहमानों से। मैं सबसे पहले जो है वो तारुफ़ कराऊंगा अपने मेहमानों का। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब यूसुफ लोधी साहब, मुल्क के मशहूर हर्बलिस्ट हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं यूसुफ भाई? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपकी आँख ठीक है, बेहतर हुई? अल्लाह का शुक्र, काफ़ी बेहतर हुई। अच्छा जी, हमारे जो दूसरे मेहमान ये भी हर्बलिस्ट हैं, कामरान खान साहब, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? और हमारे नौजवान हर्बलिस्ट जनाब आदिल लोधी साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है जरा। अच्छा यूसुफ, ये बताइए कि जल्दी अमराज जो होते हैं वो कितनी नौयत के होते हैं, मतलब कितनी अक़साम होती हैं उनकी, जो जिनका वक्त पे इलाज जो है वो बहुत ज़रूरी होता है? क्योंकि बहुत सारे जैसे पिंपल्स वगैरह या ऑयली स्किन, और हम इन सारी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं कि ठीक है इनके इतने इलाज की ज़रूरत नहीं है, मगर कौन से ऐसे अमराज होते हैं जिनका फौरी हमें जो है वो ट्रीटमेंट करवाना होता है? देखिए, जल्दी अमराज के अंदर जैसे चंबल है, खारिश किसी किस्म के भी अच्छा, हो, ठीक है, उसको हाँ, फौरी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और अगर उल्टे सीधे ट्रीटमेंट करते गए, टोटली चलते रहे और वो ना सही हो तो वो फिर आगे जाके उसका अंजाम बुरा होता है। अच्छा। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना सोराइसिस, ये ख़तरनाक है। ये तो सोराइसिस तो मेरा ख्याल है जल्दी अमराज में सबसे ज़्यादा बड़ा मर्ज़ है ये, है ना? जी।
और ये ग़िज़ा की वजह से जो हम अच्छा। नाक़िस ग़िज़ा खाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें ज़्यादा खाते हैं मकदार से ज़्यादा, उसकी वजह से हमारी तिल्ली मुतासिर होती है। तो तिल्ली की वजह से ये बीमारी शुरू होती है। हालांकि आती है जल्द के ऊपर है, लेकिन लोग ये समझते हैं कि हमारी हल्की फुल्की ख़ारिश है, हम इसको वैसे ठीक कर लेंगे, मरहम लगा लेंगे और चीज़ें मुख्तलिफ़ क्रीम लगा लेंगे, सोचे ठीक हो, कोई मेडिसिन खा लेंगे, लेकिन ये वैसे ठीक नहीं होती। उसकी वजह जब तक कि आप किसी की कोई भी बीमारी को जब उस तक तशख़ीस करके उसकी जड़ में ना पहुँचेंगे तो वो सही नहीं हो सकता। तो इसमें सबसे ज़्यादा जल्दी अमराज के अंदर जो है ना सोराइसिस, ओके, ये सबसे ज़्यादा। बिल्कुल सर। अच्छा कमरान साहब, ये जो स्किन टू स्किन भी वेरी करता है कि एक दवा जो है वो एक मर्ज़ के लिए सबको नहीं दी जा सकती, या इस तरह घर में फ़र्ज़ करें एक दवाई पड़ी हुई है और वो किसी स्किन पे दाने निकल आए तो वो सारे वो जब हुआ इस्तेमाल कर ली, क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल आपका सवाल बहुत वैलिड है। हमारे यहाँ अक्सर प्रैक्टिस में ये देखा गया है कि किसी एक को कोई चीज़ दी गई हो तो मेरे पास भी यही प्रॉब्लम है, मैं भी यही क्रीम लगा लेता हूँ या मैं भी यही दवा खा लेता हूँ, ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। अच्छा। बिल्कुल पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर पर्सन का जो बॉडी सिस्टम है वो वेरी करता है, इम्यून लेवल डिफरेंट है, किस बीमारी की क्या नौइयत है और उसकी एक्चुअल रीज़न क्या है, उसको देखते हुए वो पर्सन का एक्चुअल सारा बॉडी वेट और उसकी पूरी हिस्ट्री लेकर फिर तशख़ीस कर फिर दवा दी जाती है। और वही उसके लिए होता है। ऐसे ही जैसे लोधी साहब ने बताया कि कोई टोटका इस्तेमाल कर लिया किसी की भी बताई हुई चीज़ पर, और आजकल तो नेट पर, फेसबुक पर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, गूगल पर मौजूद हैं, तो बस हम बहुत से लोग मगर सोशल मीडिया का ये एक उसका ड्रॉबैक ये है कि उसमें ऑथेंटिसिटी जो है ना वो नहीं होती है। आप ये नहीं कह सकते कि जो चीज़ आपने देख लिया वो मुस्तनिद है। इवन वो गूगल पे या विकीपीडिया पे भी आपको अगर किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, कुछ भी अगर आप किसी सब्जेक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। ऑथेंटिसिटी नहीं होती है जब तक आप कंसर्न पर्सन से रब्ता कर अपने बारे में और उस चीज़ को कंफर्म नहीं कर लेते हैं, इस तरह की किसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, तो एक्सपर्ट से मिलना चाहिए फ़ौरन ऐसा कोई मसला। अच्छा आदिल साहब, ये बताइए कि जल्दी अमराज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जल्दी अमराज इनकी जो बुनियादी वजह है वो क्या होती है? क्या ग़िज़ा है या वो माहौल है या मतलब सफाई सुथराई का ना होना है? आप क्या समझते हैं सबसे बड़ी वजह क्या है इसकी? देखें, इस टाइम जो देखने में आ रहा है सबसे बड़ी वजह तो ये है कि इसमें जो मेडिकेशंस इस्तेमाल की जाती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, और जो डाइट हमारे यहाँ आजकल खाई जा रही है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंतहाई मुज़र हैं और आप जाने अनजाने में वो खा रहे हैं। तो वो एज आ डाइट समझ के तो खाना आपके लिए ठीक है, बट एज आ अगर मेडिकल देखें या क्लिनिकली उसको देखें तो वो इन बॉडी के लिए या स्किन के लिए बड़ी नुकसानदेह हैं। अच्छा। तो वो चीज़ें जो है बॉडी असरअंदाज होती हैं कि डाइट का ख्याल रखें आप, डाइट में वो चीज़ों को इस्तेमाल ना करें जिसकी वजह से ये बीमारियाँ फैल रही हैं। मसलन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपनी रूटीन में इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके नुकसान भी हैं? देखें, इसके अंदर चिकन जो है, ब्रायलर चिकन जो हार्मोन बेस्ड होती है, अच्छा, ये काफ़ी नुकसानदेह है इस हवाले से क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम पे अटैक करती है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी होती हैं जिनको कहा जाता है, मना किया जाता है कि ये मत यूज़ करें, ये भी आपके इम्यून पे जाके अटैक करती हैं। तो कोई भी चीज़, वो सिर्फ चिकन की बात नहीं हो रही बल्कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी इम्यून सिस्टम पे जाके अटैक करे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो डेफिनेटली इस बीमारियों को, जल्दी अमराज को फैलाने में काफ़ी ज़्यादा मौसर हो जाती हैं। मगर आपने देखिए चिकन की बात ठीक की है, चिकन तो हमें किसी भी सूरत में खाना पड़ ही जाता है, मतलब उससे कितना भागेंगे। चिकन बताते खुद एक अच्छी चीज़ है डाइट प्रोटीन के लिए, ऐसा नहीं है कि चिकन में कोई ऐब है। असल में उसको जिस तरीके से प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसके हवाले से बहुत सारी अफवाहें भी हैं, तो अच्छी बुरी हर चीज़ होती है, तो उसमें ये चीज़ ज़रूर देख लें कि ये चिकन किस तरीके से प्रोड्यूस की जा रही है। तो चिकन खुद एक बताते खुद खुराक बहुत अच्छी है, लेकिन उसको जिस तरीके से प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो इंजेक्शंस इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनको ग्रो करने के लिए, वो नुकसानदेह चीज़ है। तो हम चिकन खाने से नहीं मना करते कि सिर्फ चिकन से हो रहा है, ऐसा नहीं है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इसमें बहुत सारे हैं कि अगर आप किसी स्विमिंग पूल में जाके नहा रहे हैं, वाटर पार्क में, वहाँ किसी को लगी हुई थी, आपको ट्रांसफ़र हो गई, अच्छा। ये भी बहुत सारे होते हैं। बाज़ दफ़ा समंदर में जाते हैं, इम्यून सिस्टम आपका यहाँ स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो 10 लोग नहा रहे हैं, एक को बीमारी लग गई 9 सही पहुँच गए घर, तो वो भी इम्यून सिस्टम की ख़राबी की वजह से भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं, सिर्फ डाइट ही नहीं देखी जाएगी बल्कि इन्वायरमेंट, आपका स्ट्रेस,
आजकल आप देखें हर शख्स छोटे से लेके बड़ा, किसी को स्टडी का एजुकेशन का स्ट्रेस है, किसी को जॉब का स्ट्रेस है, किसी को सोशल, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग एंजाइटी स्ट्रेस के शिकार होते हैं। इन लोगों के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं कुछ इस किस्म की स्किन डिजीज़ के लाहक होने के, जो कि स्ट्रेस से भी स्किन डिजीज बढ़ती है। एग्जैक्टली, जैसे ये सोराइसिस की बात चल रही है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, ये वो जल्दी अमराज हैं जिनका काफ़ी हद तक जो है स्ट्रेस की वजह से भी बॉडी के अंदर प्रोलॉन्ग कर जाना है। एक रीज़न ये भी है stress भी हो जाता जी है। जी Okay. जी, ये नहीं जान छोड़ रही होती है लोगों के सरों में, जो स्कैल्प, खास तौर पे स्कैल्प सोराइसिस है, जो सर की जिल में जो सोराइसिस हो जाती है खुश्की की शक्ल में, उसका तो काफ़ी गहरा ताल्लुक है आपके स्ट्रेस से, और इसमें कोई दवा, कोई ग़िज़ा काम नहीं आती अनलेस कि आप अपना स्ट्रेस कंट्रोल ना करें। अच्छा, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इस हवाले से भी हम लोगों को गाइड करते हैं कि सिर्फ डाइट ही नहीं बल्कि अपनी हाइजीन का भी ख्याल रखें। आप बहुत सारे कॉस्मेटिक आइटम इस तरह के यूज़ कर लेते हैं वक्ती तौर पे एकदम ग्लो करने के लिए, तो वो उसका नतीजा रिएक्शन ये होता है कि आपको एपिडर्मिस, आपकी स्किन ख़राब होना शुरू होती है और उस पर एक पैचेस बनते हैं, और उसको जिसको आप बहुत ज़्यादा खुजाएंगे तो उसकी समझ लें आप गोटी कर रहे हैं, यानी कि उसको खारिज कर करके आप बढ़ा रहे हैं। और ये ऐसा मर्द होते हैं जिसको गोटी कर रहे हैं, अच्छी बात। अनसर्टेनली ये हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा फैल भी जाती हैं, देन आपको कोई ना कोई डर्मेटोलॉजिस्ट बताता है कि ये बहुत वर्स बीमारी है। बिल्कुल सर। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? लियाकत लाहौर से। राना लियाकत साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो थोड़ी सी आपको बीच में एक प्रोग्राम हमारा हुआ था बड़ा खूबसूरत सा, आपको याद होगा, इलेक्शन के हवाले से। जी 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 जी। तो उसको मंशूर पे बात हो रही, तो मैंने लाहौर के हवाले से एक आपको बात बताई थी, तो वो कंफर्म हो गई। मैं मजीद अभी बात उससे नहीं करना चाहूंगा। खैर, जी जी याद आया कुछ पहले? जी जी बिल्कुल याद आया मुझे। वो शेर भी याद आ रहा है आपका, वो क्या था पता नहीं, वो गहमा गहमी और खुश इलेक्शन की जी जी, वाह वाह, थैंक यू थैंक यू जनाब। बड़ी खुशी है, हकीम साहब बैठे हैं फहीम भाई। जी 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 जी। तो मेरा हकीम साहब से पहला तो ये पूछना है कि लाहौर में इनके लिए भी कौन सी जगह है? एक तो हमें मतलब ठीक है, जगह का नाम बता दे, ठीक और है। दूसरा इनसे पूछना है कि मैदा जो है, वो मेरे कजन है, वो अपसेट सा रहता है उनका मैदा ज्यादा। अच्छा। खाना खा लेते तो बोझ हो जाता, तो इस बारे में थोड़ा सा ये भी बता दें। और दूसरा क्लिनिक बताने लाहौर में कौन सी जगह? बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी बात करते हैं अपने मेहमानों से इस हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका जी। कामरान साहब, लाहौर में आप होते हैं तो कहाँ पे होते हैं? लाहौर में हमारा क्लिनिक है गुलबर्ग 3 में, मेन कलमा चौक पर। अच्छा, मेन कलमा चौक पे। जी, वहाँ सेंचुरी टावर प्लाजा में हमारा क्लिनिक। सेंचुरी टावर, ठीक है। जी जी, वहाँ ये हमारे क्लिनिक के नंबर मेरे ख्याल स्क्रीन पर चल रहे हैं। जी, जी, तो लाहौर बिल्कुल चल रहे क्लिनिक के नंबर पर रब्ता कर लें, तो मैं इंशाल्लाह फ्राइडे सैटरडे वहाँ अवेलेबल भी होऊंगा। अच्छा, ठीक है। तो जो बता रहे हैं जैसे कि मैदे का इनका किसी कज़न को प्रॉब्लम है, तो वो आकर मिल लें, एक दफ़ा आकर देख लें इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इनके सवाल का तफसील से जवाब भी दे देते हैं कि आखिर कौन सी वजूहत होती हैं और किस तरह जो है ना अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करके स्टमक इशूज़ से जो है ना वो बच सकते हैं। और उसके साथ वापस आएंगे जनाब, ये जो मुज़ी अमराज, जल्दी अमराज जो हैं, ये सोराइसिस और ये इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। एक वक्फे के बाद आप दोस्तों दोबारा मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हमारे साथ मौजूद हैं यूसुफ लोधी साहब, कामरान खान साहब और आदिल लोधी साहब। हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से हम बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जल्दी अमराज के बारे में बात कर रहे हैं। वक्फे से पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थे, राना लियाकत साहब। उन्होंने 2 सवाल किए थे कि लाहौर में क्लिनिक कहाँ पे है, वो ये बता चुके हैं, कलमा चौक सेंचुरी टावर में। और उसके साथ उन्होंने ये कहा था स्टमक अपसेट रहता है उनके, एक अजीज़ है उनका। वैसे स्टमक के इशूज़ क्यों आजकल इतने बढ़ते जा रहे हैं? क्या इसमें पानी कम पीना ये भी तो एक वजह नहीं है? नहीं, बिल्कुल ये भी एक वजह हो सकती है कि पानी का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा जो हमारी ग़िज़ा है और जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ओके। और अक्सर हम जो है वो ज़्यादा अपनी जो रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा एनर्जी इंटेक कर लेते हैं, फूड इंटेक कर लेते हैं। अच्छा, ज़्यादा खाना खा लेना। बिल्कुल। ओके। तो उस ज़्यादा फूड इंटेक की वजह से हमारा ज़ाहिर है मैदा एक लिमिट में काम कर रहा होता है। उसको अंदर जो एंजाइम्स हैं, जो एसिड्स हैं, जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, वो एक लिमिट में सिक्रीट होते हैं और उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं। जब हद से ज़्यादा ग़िज़ा ले लें या ऐसी ग़िज़ा लें जो फौरी हज़म नहीं होती और उसके बाद आप एक्टिव भी नहीं हैं, बैठे हैं, भी नहीं है, हाँ बिल्कुल, ठीक है, सोफ़ा चेयर पे बैठे हैं मुसलसल,
तो वो आरामदेह जो लाइफ स्टाइल है वो भी उसको मज़ीद उस अनडाइजेस्टेड फूड को प्रोलॉन्ग करता है, और मैदे में ज़्यादा देर तक ग़िज़ा मौजूद रहना ही मैदे के जो है जो मुतअद्दिद इसके जो बीमारी हैं उसका सबब बनता है। सही है। अच्छा, तो खुराक में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो हमें लाजमी जुज़्व बनाना चाहिए अपनी खुराक का, कि जिससे हम इन मैदे वाले मसाइल से बच सकें? देखें, जैसे लंच में हमारे जो पुराने हकीम हैं वो सारे ये एक चीज़ बताते हैं कि दोपहर के खाने के साथ सलाद का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अच्छा। अगर आप गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ सैलिड ज़रूर लें, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, खीरा हो गया, इस टाइप की चीज़ें, धनिया, और दही का इस्तेमाल है, ये बहुत ज़रूरी है। अब कुछ दिनों के बाद बकरीद आने वाली है जिसमें गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा है, जी, तो फिर मैदे के और इस तरह के प्रॉब्लम मज़ीद बढ़ जाते हैं। सही सही तो सही सही। इसमें हमें याद है दोपहर में खाने में एक चटनी जो है ना वो पुदीने की, और वो एक बड़ा अहम जुज़्व हुआ करता था, और वो इसी वजह से हर चीज़ के साथ जो है वो कोई ना कोई उसका एक तोड़, जिस तरह निहारी वगैरह और ये जितने भी इस तरह के जब खाने खाते हैं तो उसमें भी अदरक और वो सारी गार्निशिंग वगैरह उसकी जो है ना पुदीने की ये तो मेरा ख्याल वो इसी वजह से है कि सारा कुछ बैलेंस हो सके साथ बैलेंस करने के लिए अदरक बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, अदरक फ़ायदेमंद है। अदरक का कहवा पीना चाहिए हमें कि बार बार चाय पीने की बजाय, है ना? कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, मैं लाहौर से आपदा बोल रही हूँ। लाहौर से बात कर रही हैं हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। मेरी बेटी के ना सर में हुई थी खुश्की, ठीक है, तो उसको ना वहाँ पर एलर्जी और उसके बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। ठीक है, कि ये के पूरे बाल गिर चुके, उसका मैंने इलाज भी करवाया है। मैं ये डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि ये लाहौर किस जगह पर बैठ के मैं चेक करवा सकूँ? ठीक है, ठीक है, वो बता देते हैं। अभी बताया है इन्होंने कलमा चौक में सेंचुरी टावर में जो है वो नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, तो आप रब्ता कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने का। अच्छा यूसुफ, अभी वक्फे में मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, हमारी एक प्रोग्राम देख रही थी एक खातून, तो रावलपिंडी से उन्होंने तस्वीर भेजी, उन्होंने कहा कि मेरा नाम ना लीजिएगा और ये दिखा के बताइए। तो वो आपने कहा कि वो सोराइसिस है जिसके हम शुरू में बात कर रहे थे, तो मरीज़ तो बड़ी अजियत में होता होगा इस बीमारी के साथ। बड़ी अजियत इसको जो खारिश होती है वो सब, और ये बगैर खारिश ही रह नहीं सके, और इनकी ख्वाहिश होती कि मैं इतना इसको खुरच दूं, इतना खुरच दूं, भले खून भी निकले, तो उसको उसमें ज़्यादा सुकून मिलता है, और यही सबसे ज़्यादा मर्ज़ को फैलाने का सबब बनता है। अच्छा, हम कहते हैं किसी भी हालत में इसे खारिश ना करें। और दूसरी जो रेड निशान आते हैं, एक तो होते हैं ना जिल्द काली होती है, काले काले से निशान होते हैं बिल्कुल, और एक होता है कि उस पर रेड निशान आ जाता है। रेड निशान उस वक्त आते हैं जब कोई बदपरहेज़ी करता है, यानी कोई ऐसी ग़िज़ा खाता है जो उसे मना करते हैं कि ये नहीं खाना, और वो खा ले। जैसे अभी गर्मियाँ थी तो गर्मियों में जो नींबू का शरबत ये पी लेते हैं, फालसे का शरबत पी लेते हैं, ये चीज़। अच्छा, यही ये अलाउ नहीं है, ये इसके लिए बिल्कुल, इसके अंदर परहेज़ सबसे ज़्यादा, इलाज से ज़्यादा परहेज़ है। अगर परहेज़ करेगा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, परहेज़ नहीं करेगा तो कभी भी नहीं ठीक हो गई। ठीक है, तो ये जिन हमारे दोस्तों को सोराइसिस की शिकायत है, तो वो जब तक उसका इलाज, मतलब एक तो है कि प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करवाएं, उसके साथ साथ उन्हें किन किन चीज़ों से, कौन सी सब्जियां, कौन से फल और अपनी खुराक में कौन सी चीज़ें हैं जिनको माइनस करना है, जो नहीं इस्तेमाल करनी, जरा वो बता। सबसे पहले तो गर्म चीज़ें, कोई भी गर्म चीज़, चाहे गर्म सब्जी चाय हो, नहीं गर्म चाय से बड़ा कड़क चाय। अच्छा, कड़क चाय वो नहीं पी सकते, गर्म दूध पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, लेकिन कड़क नहीं, मामूली से कॉफ़ी डाल सकते हैं। जैसे मिठाई है, अब मिठाई लाइट जो होती है ना वो तो खा सकते हैं, लेकिन अगर रसमलाई और रबड़ी खाएंगे तो वो तो ज़्यादा मीठा है ना, वो नुकसान देगा। अच्छा, ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, ज़्यादा तेज़ मीठा, ठीक है, तेज़ और मीठा हो गया, तेज़ मिर्चें हो गई, अच्छा, तेज़ खट्टी चीज़ें हो गई। खट्टी चीज़ें अमूमन समझा जाता है एंटीऑक्सीडेंट होती हैं विटामिन सी की वजह से, तो लेकिन सोराइसिस के पेशेंट्स के लिए मैं ख़ास कहता हूँ कि भाई विटामिन सी के दूसरे भी सोर्सेज बहुत सारे हैं, जैसे मोरिंगा है, सोआंजना
ये भी विटामिन सी का भरपूर इसमें क्वांटिटी मौजूद है। तो आप विटामिन सी के ख्याल से खट्टी चीज़ें, कीनू वगैरह, इमली, क्या कहते हैं, लीमू, इन चीज़ों का इस्तेमाल मत शुरू कर दें। ये विटामिन सी की सोर्सेज हैं, बट ये नुकसान दें सोराइसिस में। ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारी दूसरी चीज़ें, उसको इस्तेमाल कर लें इसके बरक्स। ठीक है। अच्छा, सब्जियों इसमें वगैरह में तो सबसे कोई अलग एहतियात तो नहीं? करेला। अच्छा, करेला नहीं। करेला है, सब्जियों में जैसे करेले हो गए, बैंगन हो गए, पालक हो गई, ये 3 सब्जियां नुकसान पहुंचाती हैं नॉर्मली हर पेशेंट को। इसके अलावा अगर मीट में बात करें तो मीट में सिर्फ मटन अलाउड है, बाकी सारी चीज़ें मना करते हैं ओके, फॉर द सेफ साइड। ठीक है। और इसके अलावा इसी तरह अगर पल्सेस में पूछें दालों में, तो दालों में हम माश की दाल और चने की दाल ख़ास तौर पे हमने देखा है कि ये जो खाते हैं ज़्यादा, उनको ये बढ़ जाता है बगैर किसी नोटिसेबल उसके। ठीक है। और इसके अलावा जैसे बहुत सारी इम्यून सप्रेसेंट दवाइयाँ खाई जाती हैं किसी भी मुख्तलिफ बीमारियों में, जिसको सोराइसिस है उसको बचना चाहिए इम्यून सप्रेसेंट से। जब भी वो इम्यून सप्रेसेंट खाएगा वो बीमारी बढ़ेगी, उसकी सोराइसिस बढ़ेगी, तो इसका ख्याल रखें। और सबसे मेन चीज़ ये है कि जिनको है उनको तो आइडिया है ही कि उनको सोराइसिस है, और जिनको नहीं है या होने वाला होता है तो उनकी इनिशियल जो सिम्टम्स हैं उस पर ध्यान रखें, ख़ास तौर पे सोराइसिस के हवाले से। कि नंबर 1 ये कि सोराइसिस जब भी आपकी बॉडी में अगर ये जल्दी बीमारी आएगी तो आपकी ये जो फिंगर्स के सेंटर जॉइंट्स हैं, मिडल जॉइंट्स, इन जॉइंट्स के ऊपर ब्लैक हेड होना शुरू हो जाएगा, ये काले पड़ना शुरू हो जाएंगे। एक पहली अलामत ये होती है। दूसरी अलामत इसकी ये होती है कि अगर आपकी एक साइड किसी बॉडी के साइड पे खारिश शुरू हो रही है तो दूसरी साइड पे भी सेम जगह पे आपके खारिश शुरू होगी। यानी कि अगर इस अंगूठे पे है राइट साइड पे तो लेफ्ट पे भी एग्जैक्टली। अगर राइट नी पे हो रही है तो लेफ्ट नी के पास भी आपको खारिश शुरू होगी, और ये जॉइंट्स के पास कहीं ना कहीं निकलेगी, सेंटर में नहीं निकलेगी। जैसे आपके एल्बो और रिस्ट के दरमियान कहीं ऐसे नहीं निकलेगी, आपकी या तो एल्बो पे निकलेगी, या अंडर आर्म पे निकलेगी, या नीज के ऊपर निकलेगी, या एंकल्स पे निकलेगी। तो ये हमेशा जॉइंट्स के सराउंडिंग में निकलती है, ये इसकी सेकंड निशानी है। ठीक है। अच्छा कमरान साहब, ये जैसे बता रहे हैं कि जॉइंट्स के पास जो है ना हमेशा ये वो खारिश महसूस होती है, और लोहित साहब ने बताया कि खारिश की शिद्दत इतनी होती है कि वो चाहता है कि अपनी स्किन जो है ना वो वही उतार दे वहाँ से। तो इसका जोड़ों के पास खारिश होने का मतलब ये है कि ये जोड़ों की बीमारी है, कि जोड़ों की वजह से हड्डियों से भी इसका कोई ताल्लुक है? नहीं, देखें, अगर ये बीमारी ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाए तो फिर हड्डियों में उतर जाती है, जिसको सोराइटिक अर्थराइटिस कहते हैं। अच्छा जी। जोड़ों के पास निकलने की जो रीज़न है उसकी यही है कि वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। वहाँ पर इस तरह की बीमारी, जैसे बताया लोधी साहब ने, गर्म ग़िज़ा खाने से ये बीमारी मज़ीद बढ़ती है, और इसमें अवॉइड करना, परहेज़ करना चाहिए। तो इसी तरह से जोड़ों के पास इस वजह से इसका निकलना होता है कि वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, जो हिस्से गर्म रहते हैं या फिर जॉइंट जैसे हमारे बैंड हुए हुए होते हैं, ये हिस्सा ओपन नहीं होता, इस पर डायरेक्ट हवा नहीं लग रही होती, तो फिर इस वजह से भी यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम आती है। अच्छा। एक कॉलर हमारे साथ है ना, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, कराची से मैं मिसेस मुनीर बात कर रही हूँ। मिसेस मुनीर, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का बहुत करम है, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे मालूमाती प्रोग्राम करते हैं आप। नवाजिश, थैंक यू सो अल्लाह मच। आसानियाँ करे, बरकत दे अल्लाह पाक। नई हुकूमत आई है, अल्लाह करे पाकिस्तान बहुत अच्छा हो जाए। जी हाँ, पूरे पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा हों। हाँ, अच्छा जनाब, क्या हाँ। पूछना चाहती हैं आप? हाँ जी, मैं ये मालूम करना चाह रही थी कि जो सेलुलाइटिस का मर्ज होता है, सेलुलाइटिस, राइट, इसके बारे में, ये जो डायबिटिक होते हैं इनके लिए भी कुछ बताएं, और जो नॉन डायबिटिक होते हैं उनके लिए भी कुछ बता दें। बिल्कुल सही है। आप कुछ पूछना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देखिए, हम बात करते हैं। ये सबसे पहले बताइए, ये कौन सा मर्ज होता है जिन्होंने कहा? इसमें जो है वेंस डैमेज हो जाती हैं, जो प्लाज्मा ट्रैवल कराती हैं बॉडी के अंदर। अच्छा। इनके अंदर ब्लॉकेज आ जाती है किसी भी वजह से, और कोलेजन जो है यहाँ पे कम हो जाता है। एक किस्म का प्रोटीन होता है स्किन के लिए, ख़ास तौर पर स्किन में बहुत ज़्यादा होता है ये प्रोटीन। तो इसके ख़त्म होने की वजह से या इसके बिल्कुल ना होने की वजह से वहाँ पे ब्लॉकेज होती है वेंस में, और वहाँ पे फिर इन्फ्लेमेशन शुरू होती है, जैसे कि स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसकी सिम्टम ये होती है। अब इसमें स्वेलिंग होने की वजह से वहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रही होती प्रॉपर। अच्छा। क्योंकि ब्लॉकेज हो जाती है वेंस के अंदर, तो उसकी वजह से वहाँ जो ज़ख़म बन जाता है वो खुश्क नहीं होता है। जैसा कि अगर ये शुगर के मरीज़ को हो जाए तो उसको अमूमन गैंग्रीन का कहा जाता है कि ये गैंग्रीन का मर्ज़ है आपके साथ, क्योंकि शुगर के मरीज़ों का देखा गया कि ज़ख़म कंट्रोल नहीं होते, यानी कि वो हील नहीं हो रहे होते अपने तौर पे।
तो ये भी एक चीज़ होती है, उसको भी ट्रीट किया जा सकता है दूसरे तरीके से। और अगर जिनको डायबिटिक नहीं है और उनको सेलुलाइटिस है, उनको भी यही एहतियात है कि नंबर 1 तो ये कि सेलुलाइटिस जब हो जाए, अमूमन ये टांगों की तरफ होता है ज़्यादातर, घुटनों से नीचे ज़्यादातर देखा जाता है कि इस एरिया में। और अगर आप चलना फिरना ज़्यादा रखते हैं, उसकी वजह से वहाँ इन्फ्लेमेशन होती है। सही। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी दी जाती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता उस ब्लॉकेज को ख़त्म करती है और वहाँ पे कोलेजन लेवल को बढ़ाया जाता है। बिल्कुल सही। वो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है। बिल्कुल सही है जनाब। एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, वक्फे से वापस आएंगे तो हम अपने मेहमानों से जानेंगे कि सोराइसिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हर्बल ट्रीटमेंट में क्या इसका इलाज मौजूद है और क्या वो बाकी मुस्तनद इलाज है, और कितने अरसे में हमारे ये वाले जो दोस्त हैं जो परेशान है इस मर्ज़ की वजह से, वो वापस जो है अपनी एक आम नॉर्मल एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मिलते हैं एक वक्फे के बाद। जी लोधी साहब, हम वक्फे से वापस आ चुके हैं और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जैसे ही वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि किस तरह इसका इलाज मुमकिन है। अच्छा, हर्बल ट्रीटमेंट में इसका 100% इलाज मौजूद है इंशाअल्लाह। अच्छा, क्योंकि सोराइसिस के बारे में हम ये जानते हैं कि ये भी कहा जाता है कि इसका इलाज मुमकिन नहीं है, या बड़ा एक स्लो रेशो है इलाज की, सिर्फ बेहतरी आती है, मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होता। यही हाँ। नहीं बल्कि सर्टिफिकेट भी दे दिया जाता है लिख के उसी पैड के ऊपर जिस पे अपना वो उसकी मेडिसिन लिखते हैं कि ये मर्ज़ आता जाता रहता है। अच्छा। और कब्र तक साथ जाएगा, ख़त्म नहीं है। मतलब ख़त्म हो जाएगा, फिर हो जाएगा, फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर हो जाएगा। अच्छा। और कब्र तक साथ जाएगा, जो कि ये गलत है। देखिए, मेरा ईमान है कि कोई ऐसा मर्ज़ नहीं कि जिसमें अल्लाह ने शिफा ना दी। सिर्फ तहकीक अगर आपकी सही है तो आप उसका इलाज कर सकते हैं। अगर आप उसकी तहकीक ही नहीं सही और आप शुरू कर देते उसका इलाज, ये कर ले, वो कर लो, वो कर लो, तो फिर वो आता जाता रहेगा, कभी सही हो गया कभी नहीं। तो ये चीज़, इसका इलाज है और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं। मैं एक नहीं सैकड़ों पेशेंट दिखा सकता हूँ जो कि सही हैं, और इवन सबको छोड़ मैं अपने आप को भी पेश करता हूँ कि मैं खुद मौजूद हूँ। सही सही। अच्छा, तो आप बताएं कि इसका इलाज जो है वो क्या दवा खाने वाली होती है, लगाने वाली होती है, ये किस तरह आप इलाज करते हैं? इसमें दोनों चीज़ें हैं। क्योंकि ये मर्ज़ जो है ना हड्डियों के अंदर से निकलता है। सही है। तिल्ली की वजह से मुतासिर होता है और फिर हड्डियों के गूदे में मर्ज़ जाता है, फिर वहाँ से निकलने से पहले जिस्म के अंदर किसी भी ऐसी जगह पर जाता है कि जो इसको सूट करती है, और आने से पहले उस मर्ज़ को हल्के हल्के से उस पर यानी जब मामूली मरीज से खारिश होना शुरू हो जाती है, और ये उसकी पहली अलामत है। और उसको मालूम नहीं होता कि मेरे कौन सा मर्ज़ लगा क्या नहीं। वो बैठा हुआ आराम से खुजाया जा रहा, बातें कर रहा है, इधर उधर लगा हुआ, इधर उसका हाथ चलता रहेगा, खारिश करता रहेगा, और जितनी वो ज़्यादा खारिश करेगा उतनी तेज़ी से उभर के वो मर्ज़ सामने आ जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, तो इसका इलाज कितना टाइम लगता है इसको कि मरीज़ जो है वो मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो जाता है? देखिए, बहुत से ऐसे अमराज हैं कि जो मरीज़ खुद चाहे तो जल्दी ठीक हो सकता है, अगर वो खुद ना चाहे, हाँ, यानी उसके दूसरे लफ्ज़ों में मैं वो कह देता हूँ सादे से कि चस्का, चस्का कि मैंने ये तो ज़रूर खाना, इसके बगैर मैं रह नहीं सकता, मैंने ये चीज़ लाजमी खानी। हम कहते हैं ये नहीं खाना, बोलते इसके बगैर तो हम रह ही नहीं सकते। तो इस किस्म की ग़िज़ाएँ जिससे जो मना है, जो इसको नुकसान देती हैं, हमें ये नहीं कि उसको ये खिलाना नहीं है, ये उस ग़िज़ा से हमें वो किसी किस्म का वो है नहीं, आप वो खाएं, लेकिन ये कि जो चीज़ आपको नुकसान देती वो तो ना खाएं, वो ना खाएं। और वो नहीं खाएंगे तो आपको उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। चाहे तो आप महीने में, 2 महीने में भी ठीक हो सकते हैं, और चाहे तो खुद मर्ज़ को सालों ले जाए। अब मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि आपने इसमें मछली नहीं खानी, ठीक है, सही है, आप अंडा नहीं खाना, ये भी गर्म है, मछली भी गर्म है, इसके अलावा जो बड़ा गोश्त है ये भी गर्म है, इसके अलावा मुर्गी ये भी गर्म है, इसके अलावा अगर आप पिस्ते खा लें, तिलगोज़े खा लें, ये जो चीज़ गर्म है, जो भी चीज़ गर्म होगी, बैंगन है, करेले हैं, तो हम कहते हैं ना। अगर वो कहे जी मैंने वहाँ गया था, वहाँ जाके वो बस एक ही दफ़ा खा लिया, और दूसरे दिन उसको मैंने जैसे ये पिक्चर में देखा था लाल लाल निशान है, ये निशान आ जाएंगे, और उनको देखते हैं हम कह देंगे आपने कोई ऐसी चीज़ खाई है कि जो जिसे हमने मना किया, कि हमने कुछ नहीं खाया। कितना भी कहेंगे, अच्छा वो कह रहा है कि मैंने नहीं खाया, लेकिन मैं नहीं मानता, मैं कहता हूँ नहीं आपने कुछ खाया। आखिर में उनके जो साथ में उनके बेगम बहन भाई जो भी होगा, आप फलानी जगह इन्होंने ये तो खाया था,
हाँ, डॉक्टर से भी झूठ बोलते हैं, मतलब जो तबीब है आपका, जो मुआलिज है, उसके साथ भी सच नहीं बोल रहे होते हैं। बिल्कुल। और फिर मैं कहता आपने खाया था, उसके दूसरे दिन हाँ कहना, दूसरे दिन ही हुआ था, उस दिन नहीं हुआ था, तो उसी टाइम तो नहीं होता है, इसके तो कम से कम 12-14 घंटे लगते हैं, उसके बाद में सामने रिजल्ट आ जाता है। सही है। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? उस्मान बात कर रहा हूँ लाहौर से। उस्मान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जी। उस्मान साहब, क्या कहेंगे आप? सर, मुझे ना एक्चुअली इन्फेक्शन है चेस्ट पे 3-4 साल से। अच्छा, तो वो मैं डॉक्टर साहब से वो मैं पता करना चाह रहा हूँ कि ठीक है, आपकी मैं बात करवाता हूँ, आप डायरेक्टली इनसे बात कीजिए, या हम इसका इलाज करते आप डायरेक्टली बात कीजिए, मगर टीवी का वॉल्यूम कम करके आप फोन पे अगर सुनेंगे तो बात हमारी ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकेगी। आप बात कीजिए, यूसुफ बात कीजिए। जी भाई, कितने अरसे से? डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये मरज कितने अरसे से? डॉक्टर साहब, मैंने पूछना था, मुझे चेस्ट इन्फेक्शन है, यानी कि दाने निकले हुए हैं 3-4 साल से। अच्छा, दानों के ऊपर मतलब सुर्खी है? मैं नहीं, सिर्फ दाने, वो सख्त दाने हैं, यानी कि हार्ड है वो। अच्छा, उस पर खारिश होती है? खारिश होती है गर्मी में, यानी कि अगर आप सोता हूँ ना, मैं गर्मी में एक साइड पे हो जाता हूँ, तो वो स्ट्रेस हो जाते हैं, तो उस वजह से वो अच्छा, थोड़ा फिर होती है, इचिंग होती है उससे। कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आपको गर्मी में आपने कभी शरबत पी लिया, नींबू का शरबत पी लिया हो, कि उसके बाद में फिर दोबारा थोड़े ज़्यादा बढ़ गई हो इस चीज़ की? नहीं, अगर मैं मसाला में कोई चीज़ अगर बाहर की मैं मसाले वाली खा लेता हूँ ना, तो उसकी वजह से फिर मुझे ना हो जाता है, दोबारा खारिश होने लग पड़ती है। अच्छा, आप अपनी उंगलियों के इस तरह से देखिएगा, नाखूनों के साथ साथ इसके जितने भी जॉइंट हैं ना, वहाँ पर काला काले निशान होंगे हल्के से। नहीं, उंगलियों पे तो निशान नहीं है। नाखून देखें, नाखूनों की जो साख्त है ना, वो थोड़ी सी मुतासिर हो रही होगी, और हल्के से निशान है, जैसे ये पूरी जिल्द है ना, इसमें मरा, ये वाइट होगी, ये वाइट होगी, लेकिन ये इसके जॉइंट है, यहाँ पर हल्का सा कलर डिम होगा। जी है जी, वही। ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, आपने कॉल किया। जनाब, लाहौर में कामरान साहब होते हैं, यहाँ पर जाके उनको दिखा सकते हैं, ये उसको दवाई दे देंगे, इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगा उसकी। बिल्कुल सही। तो इनका वैसे मर्ज क्या है? मर्ज यही है। अच्छा, ये उसकी अर्ली स्टेज है? जी हाँ, अर्ली है। अच्छा, यानी कि काबू कंट्रोल कर सकते हैं। बता रहे हैं ना, तेज़ मिर्चें खाता तो हो जाते हैं। हाँ। किसी न किसी वजह से कोई ऐसी जो ग़िज़ा नहीं खानी वो खाएंगे तो इनको एलर्जी होगी। सही, ये इसके अलावा बिल्कुल सही। अच्छा, एक और भी मर्ज़ है, उस बारे में हर्बल ट्रीटमेंट जो है वो क्या कहता है, ज़रा बताइएगा कामरान साहब। जैसे साइनस के बारे में हम देखते हैं कि हर दूसरा तीसरा शख्स वो कहता है वो यहाँ पे बड़ी हुई है, स्किन बड़ी हुई है, तो वो लेज़र ट्रीटमेंट के ज़रिए इलाज तो होता है, वो स्किन ख़त्म कर, तो मेरा ख्याल है उसका इलाज यही है कि स्किन ख़त्म कर दी जाए, स्किन वहाँ से जो बढ़ रही है वो कम हो जाए वापस। तो वो क्या उसका इलाज सिर्फ सर्जरी के ज़रिए ही है, या क्यों इसको कैसे दवाइयों के ज़रिए उसे काबू किया जा सकता है, या क्यों होता है? ज़रा इस बारे में बताइए, साइंस के बारे में। देखें, जैसे नाक की हड्डी का बढ़ जाना या नाक की हड्डी के साथ गोश्त का लोथड़ा वो बढ़ जाना, उसकी वजह से सांस लेने में रुकावट आती है, और फिर पेशेंट जो है वो बार बार सांस लेने में तकलीफ़ महसूस करता है या फिर ज़ोर से सांस खींचता है। ख़ासकर जब मौसम ठंडा हो रहा होता है, सर्द मौसम में ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, या फिर बरसात के मौसम में, या जब मौसम तब्दील हो रहा होता है तो फिर इस तरह की कैफियत बढ़ जाती है। इसकी जैसे आप ट्रीटमेंट बता रहे हैं कि क्या स्किन रिमूव अगर सर्जिकली करते हैं तो अक्सर देखा यह गया है कि वो फिर वापस स्किन आ जाती है, फिर से आ जाती है, तो वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और जो ट्रीटमेंट की जाती है नॉर्मली वो सिर्फ पैसेज को, नेज़ल पैसेज को क्लियर करने के लिए की जाती है कि मरीज़ जो है वो सांस आसानी से ले सके। मुस्तकिल हल इसका नज़र नहीं आ रहा होता। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट है। ना सिर्फ पैसेज को, हम नेज़ल पैसेज को क्लियर करते हैं अपने हर्बल ट्रीटमेंट से, बल्कि जो नाक का गोश्त बड़ा होता है वो उसमें हम एक ख़ास किस्म का ड्रॉप देते हैं जो उसको डिज़ोल्व कर देता है, उसको गला देता है। वो सर्जिकली रिमूव नहीं करता, वो सिर्फ उसको गला देता है, डिज़ोल्व कर देता है, और वो पैसेज क्लियर हो जाता है। नहीं तो वो ड्रॉप जो है वो स्किन पे बाकी लगता है, तो वहाँ पे वो असर नहीं करता? उसको खास कर कॉटन बड में आप डिप करके सिर्फ जिस नाक पर है, नोज़ पे, वहाँ पर उसको लगाना होता है। अच्छा, यानी कि ये बिल्कुल डेंजरस नहीं है? बिल्कुल भी डेंजरस। जो मतलब जिल्द सही है उस पर कोई असर नहीं करता उस पर। अच्छा, लेकिन ये जो चीज़ है अपना इजाफी जो अपना निकलता है गोश्त,
उसको ये रिमूव करता है। अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ही अपनी रिसर्च है, ठीक है। और ये हर्बल है। अच्छा, आप नाक का ऑपरेशन कराते रहिएगा अंदरूनी तौर से, अब कुछ अर्से बाद बढ़ जाएगा। अब बढ़ेगा क्यों, इसकी भी वजह। देखिए मैं कहता हूँ पहले जब तक काज नहीं मालूम है ये क्यों बढ़ रहा है, क्या वजह है, तो उसके काज वही चीज़ आ जाती है, नाकिस ग़िज़ा। हम खाते रहेंगे वो बढ़ता रहेगा। जैसे पाइल्स का होता है, हम कहते हैं गर्म चीज़ नहीं खाना, इतने अरसे उसके बाद में खाना, वो खाता रहेगा गर्म चीज़ें और वो अपना मस्सा बनता रहेगा। ऑपरेट कराते रहो, 4-6 महीने बाद फिर वो आ जाएगा। सेम चीज़ यही नाक का, अगर वो चीज़ नहीं छोड़ेगा, जिस चीज़ के लिए मना करते हैं ये ग़िज़ा ना खाएं, तो एक टाइम आएगा नाक सीधी, नाक की जो यानी चेहरे की खूबसूरती नाक से है। अगर नाक सही है खूबसूरत है, और अगर नाक ऐस बनाए, टेढ़ी होना शुरू हो जाए, ये बिल्कुल ऐस बनाता है। आप देखिएगा नाक इस तरह से आएगी, ये आस्ता आस्ता ये आ जाए, पूरा ऐस बनाएगी। सही। और ये इसी की वजह से होती है। ठीक है, तो ये तो आपने बता दिया कि ये मर्ज़ है क्या और उसके इलाज के बारे में, मगर ये होता क्यों है इस बारे में बात करेंगे कि ये क्यों बढ़ता जा रहा है ये मर्ज़, इस बारे में। मगर एक छोटा सा वक्फा हमें लेना है, वक्फे से वापस आते हैं तो बात करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी कौन है हमारे साथ? जी मैं शमीम बोल रही हूँ, मैं ना रावलपिंडी से। शमीम साहिबा, आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या पूछना चाहती हैं आप? जी मेरे ना बचपन से ना जिस्म पे बहुत ज्यादा, वो पहले थोड़े थे, आप बहुत ज्यादा दाने से बने हुए, वो जो नरम नरम से होते हैं, पूरी जिल्द पे। पहले एक पाँव पे था, अब सारी जिल्द पे हैं जी। तो मैं उससे बहुत परेशान हूँ कि मुझे इलाज बहुत करवाया लेकिन आराम नहीं आ रहा मुझे। आपको डॉक्टर ने किसी ने बताया कि ये मर्ज क्या है, बीमारी क्या है? ये न जिस्म पे, पूरे जिस्म में अंदर, वो जिल्द के अंदर है, वो नरम नरम से दाने से बने हुए हैं। अच्छा, खारिश होती है इस पे आपको? नहीं खारिश नहीं होती, दर्द भी नहीं होता इससे, लेकिन ये पूरे बॉडी पे है पूरे। इसके पिक्चर मंगवा लो। आप एक काम कीजिएगा, चलें बता देता हूं। ठीक है, आपको मालूम है कि इस मर्ज का नाम क्या है, कि डॉक्टर ने या कभी किसी ने बताया आपको? नहीं, वो कहते हैं कि जिल्द की वो जिगर खून नहीं बनाता, तो वो जो चर्बी है ना वो एक जगह पे जहाँ इकट्ठी होती है ना, तो वो खून की वजह से तो वो ना बन जाते हैं, सिस्ट बनते हैं। ठीक है, ठीक है। आप प्रोग्राम देखिए, हम बताते हैं अभी आपको। बहुत शुक्रिया। ये थोड़ा सा पेशेंट खुद कंफ्यूज है अपनी बीमारी के हवाले से। जो ये जाहिर कर रही हैं वो कुछ और बात है, और जो डॉक्टर की कहे अल्फाज हैं वो कुछ और समझ में आ रहे हैं। बेहतर ये होगा या तो ये पिंडी से लाहौर क्लिनिक तशरीफ़ लें, यहाँ डॉक्टर कामन होंगे, वो देख लेंगे, या फिर ये एटलीस्ट कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप पे जो है ना अपनी कुछ इमेजेस भेज दें, पाँव वगैरह के, जैसे हाथों के अगर जहाँ बने हुए, ताकि वो उस चीज़ को देख के शायद हम आइडेंटिफाई कर सकें, क्योंकि उसके सिम्टम्स स्किन के हवाले से बहुत सारी टिपिकल चीज़ें होती हैं और बहुत सीरियस केस होते हैं ये, तो इसमें थोड़ा एहतियात से काम लेना होता है कि स्किन जब तक फाइंड आउट ना हो जाए कि ये डिजीज़ है क्या, स्किन डिजीज़, तब तक हम ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते। तो हम वैसे मैंने ये भी देखा कि हमारे जो लोग हैं, बड़े बड़े भोले लोग भी हैं, उन्हें अपना मर्ज जो है ना वो जाहिर भी नहीं करना आता, बताना भी नहीं आता, एक्सप्रेस भी नहीं करना आता। जिस तरह मैं जानता हूँ हमारी नानी अम्मा वो बताती होती थी कि उन्हें क्या हुआ है, मैंने ना पता नहीं कुछ हो रहा है, तो डॉक्टर साहब क्या अब दवाई दे, डॉक्टर को भी जाके यही कहते मैंने कुछ हो रहा है। तो खैर, अच्छा जी, तो हम बात करते हैं साइनस के हवाले से। तो साइनस के उन्होंने बताया कि वो नाक की हड्डी या गोश्त जो है, हड्डी या गोश्त जो है वो बड़ा होता है, तो इसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो उसका इलाज जो है वो बता दिया आपने, ड्रॉप वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उस बग़ैर सर्जरी के उसका इलाज मौजूद है हर्बल ट्रीटमेंट में आप लोगों के पास। वजूहात क्या हैं इसकी वजह से, ये क्यों इतना बढ़ता जा रहा है? देखें, इसमें कुछ डाइट्स ऐसी हैं जिसकी तज़किरा हम सोराइसिस के हवाले से भी कर रहे थे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं आजकल खाने के लिहाज से देखी जाएँ तो वो हैं तो ग़िज़ाई, लेकिन चूँकि उसको बनाया इस तरीके से जा रहा है जिसकी वजह से उसमें जो एक्चुअल न्यूट्रिशनल वैल्यू वो उसकी है नहीं।
उसके बरक्स है, उसके रिएक्शन ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो उन चीज़ों को खाना ग़िज़ा के अंदर इस्तेमाल करना, ये साइनोसाइड्स ग्लैंड बनने की अलामत है। और इसके अलावा ये है कि आपको अगर मिसाल के तौर पे बहुत अरसे से विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो उसकी वजह से भी नाक का हड्डी जो है वो बढ़ जाती है, बोन स्परिंग कहलाती है। वो होने की वजह से आपकी डॉक्टर कहते हैं कि आपकी नाक का हड्डी बढ़ रही है। ऐसा असल में ऐसा होता नहीं है कि किसी की भी नाक की हड्डी ऐसी बढ़ जाएगी बिला वजह। उसकी दो ही वजह होती हैं, एक तो डाइट में मैंने जैसे बताया कुछ चीज़ें नुकसान पहुंचा रही हैं, ठीक है, जिसका जिक्र हम सोराइसिस के हवाले से भी कर चुके हैं कि ना खाई जाएँ। और सेकंड चीज़ है विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी की कमी की वजह से भी ये गोश्त बोन जो होती है इस पर हो जाती है। इसके अलावा जिगर से चूँकि ये सिलसिला बनता है रतूबतों का, ये जो आपके क्या कहलाती है ग्लैंड्स की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ये जो है ना ये इसी की वजह से बनती है। तो इसमें अगर म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा बना रही है, जिगर बलगम बहुत ज़्यादा बना रहा है, तो उस वजह से ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होती है और इजाफी झिल्लियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, जो कि हमारे साइनोसाइड्स नाक के ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, सेंस करवाती है कि कोई इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आप नाक के ज़रिए ना लें, तो ये ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इसमें हम जो जिगर को मुतासर करते हैं, लंग्स को मुतासर करते हैं, जैसे स्मोकिंग करते हैं बहुत सारे लोग, ये भी बड़ी नुकसानदेह इस हवाले से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर टॉक्सिक गैसेस होती हैं जो आपके लंग्स तक पहुंचती हैं और आपके जिगर का निज़ाम डिस्टर्ब करती हैं, और उसकी वजह से ये मिजाज जो है बलगमी मिजाज आपका बढ़ता है और नाक की झिल्लियाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ओके। अक्सर लोगों को इसी की वजह से पॉलिप्स हो जाते हैं, नेज़ल पॉलिप्स, तो उसको भी लोग कहते हैं कि ऑपरेट करवाना पड़ता है और फिर वो अगेन हो जाती है। तो वो भी रीज़न यही है कि आप पहले उन चीज़ों को छोड़ें जिनके हवाले से हम खास प्रिकॉशंस बताते हैं। सेकंड है कि जो हमारा ट्रीटमेंट देंगे वो आप लें कुछ वक्त अरसे के लिए, तो विद इन फ्यू मंथ्स जो है ये क्योर हो जाता है, फिर दोबारा रिपीट नहीं होगा। ये एक इसकी अच्छी, क्योंकि मर्ज जो है वो जब से अगर जड़ से खत्म किया जाए एग्जैक्टली कुछ परहेज है इसके अंदर जो आप नहीं करते, जो ऑपरेट करा चुके हैं उन लोगों को भी कोई परहेज नहीं पता होता। हमारे पास आते हैं कहते हैं 3 दफ़ा ऑपरेट कर चुके हैं, अगेन हो गया ये, तो हम कहते हैं आप पहले तो ये बनाए, आपको डॉक्टर ने परहेज बनाया, वो कहते हैं नहीं परहेज तो कुछ भी नहीं है इसमें। और ये नाक की सर्जरी वाला मामला भी तकलीफ दे है, सेंसिटिव होता है, एग्जैक्टली सही नहीं होगा, बाद में फिर आ जाएगा। मैंने कहा ना कि आप एक दफ़ा ऑपरेशन करें 4-6 महीने बाद फिर आ जाएगा, फिर आखिर में इसका हर बार क्या होगा, नाक का वो कहेगी ये तो नहीं सुधरेगा, मैं सुधर जाऊँ, तो वो फिर एस की सूरत में ना उसके नाक की हड्डी आ जाएगी, तो सारे खूबसूरती जाते रहते। कॉलर हमारे साथ हैं, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, वो भी तरी कॉल जैसे अभी एक नई हमने एक चीज़ रिसर्च की है और अप्लाई भी किया है, उसके रिज़ल्ट भी हैं कि जो ख़वातीन में अमूमन झुर्रियाँ आ जाती हैं, अच्छा, स्किन के ऊपर, सर्जरी कराने के लिए सोचती हैं कि किसी तरह से मेरी स्किन जो है ना टाइट हो जाए, ज़रा खूबसूरती आ जाए, एंटी एजिंग वो क्रीम्स वगैरह भी इस्तेमाल करनी होती है। ये 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह ठीक हो जाए, झुर्रियाँ, स्किन वापस से वो जो है ना वो टाइट हो सकती है। अच्छा, तो ये इसके लिए कोई नई रिसर्च है, ओके, उसमें भी ड्रॉप ही हम देते हैं, ड्रॉप ही। अच्छा, ओके, ग्रेट। और ये रंग गोरा करना जो है ये बहुत बड़ा मसला है इस कौम का कसम से। इसके बारे में बताया था, इसके बारे में अपने ख्याल आपने कुछ एक वो प्रोडक्ट अपनी इंट्रोड्यूस करवाई भी थी कुछ दिन पहले, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है। हाँ, उसकी ज़रूरत ही नहीं इतने लंबे खर्चे जाने के, शॉर्टकट में ही मसला हो जाता है। सही 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 सही। अच्छा जी, ये जो बाल आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, बाल अपना वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, तो कामरान साहब इनका क्या हल आप जो है वो बताते हैं? देखिए मुख्तलिफ वजूहात हैं इसकी बहुत सारी। एक तो कहते हैं कि जिस बंदे की शादी हो तो बाल डिग जाते हैं, तो मतलब अगर समराइज़ करें हम तो हम जैसे लोधी साहब ने बताया अभी लेटेस्ट प्रोडक्ट का, और वैसे बालों के हवाले से हमारे पास है लोधी हेयर ऑयल। हाँ। वो इन तमाम मसाइल जो आपने जिक्र किया कि वक्त से पहले बाल का सफ़ेद हो जाना, बालों का झड़ना, खुश्की, और बाल ख़वातीन के बाल 2 बाल हो जाते हैं, 2 मुँह बाल हो जाते हैं, बाल का बहुत ज़्यादा पतला थिन हो जाना, ये सारी वजूहात अल्हम्दुलिल्लाह उस एक प्रोडक्ट से क्योर की जा सकती है, लोधी हेयर ऑयल से। अच्छा, बिल्कुल सही होगा जनाब। सर थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए और हमने बड़ी हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से बहुत सारी रहनुमाइयाँ हासिल की। आज आप दोस्तों के हमने कॉल शामिल की जितनी हम कॉल शामिल कर सकते थे, और बाकी जिन दोस्तों की कॉल शामिल नहीं कर सके उनसे माजरत। स्क्रीन पर नंबर चलते रहें, आप डायरेक्टली रब्ता करके आप पूछ सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, मिल भी सकते हैं हमारे मेहमानों से। तो इंशाअल्लाह ताला आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी। फ़हीम अब्बास, फुरकान, बॉबी, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।